नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है कि यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, किस राजवंश ने सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में भूमि अनुदान के अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत किए? हमारे ऑप्शंस हैं सातवाहन, मौर्य, गुप्त अथवा कुषाण। हमारा सही उत्तर है सातवाहन। नानाघाट और नासिक अभिलेखों से पता चलता है कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान में दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त देवानाम प्रिय उपाधि का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस हैं देवताओं का राजा, सत्य का मार्गदर्शक, महान विजेता अथवा देवताओं का प्रिय। हमारा सही उत्तर है देवताओं का प्रिय। यह सम्मानजनक उपाधि थी जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो देवताओं को अत्यंत प्रिय हो। हमारा अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का स्तंभ किस धर्म के प्रचार का सबसे पुराना पुरातात्विक साक्ष्य है? हमारे ऑप्शंस हैं भागवत अथवा वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म अथवा बौद्ध धर्म। हमारा सही उत्तर है भागवत अथवा वैष्णव धर्म। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था जिसने विष्णु के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। यह स्तंभ उस समय भागवत धर्म की लोकप्रियता सिद्ध करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का वर्णन करते हुए गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है? हमारे ऑप्शंस हैं भीतरी अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख अथवा महरौली स्तंभ लेख। हमारा सही उत्तर है एरण अभिलेख। भानुगुप्त के 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला लिखित और पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल काल के अभिलेखों में पेरुमकल किसे कहा जाता था? हमारे ऑप्शंस हैं नौसेना के सेनापति को, ग्राम सभा के वरिष्ठ सदस्य को, राजकीय कर संग्रहक को अथवा मंदिर के पुजारी को। हमारा सही उत्तर है ग्राम सभा के वरिष्ठ सदस्य को। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार निर्वाचित समितियों के अनुभवी सदस्यों को पेरुमकल कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की आकृति क्या प्रमाणित करती है? हमारा ऑप्शंस है पड़ोसी राज्यों से संधि का प्रतीक, व्यापारिक लेन देन का माध्यम, उनका कला और संगीत के प्रति प्रेम और उनके साम्राज्य में संगीतकारों पर प्रतिबंध। हमारा सही उत्तर है उनका कला और संगीत के प्रति प्रेम। यह उनके व्यक्तित्व के एक कोमल और कलात्मक पहलू को दर्शाता है जो उन्हें एक योद्धा से अलग पहचान देता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के वे कौन से अभिलेख हैं जो पत्थरों की शिलाओं के बजाय स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं? हमारे ऑप्शंस हैं भाब्रू और मास्की, कालसी और जौगढ़, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, गिरनार और सोपारा। हमारा सही उत्तर है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। ये एकास्मक पत्थरों से बने विशाल स्तंभ हैं
जिन्हें बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में ताम्रपत्रों का लेखन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? हमारे ऑप्शंस हैं, राजाओं की प्रेम कविताओं को लिखने के लिए, भूमिदान के पट्टों और स्वामित्व को स्थायी बनाने के लिए, आम जनता को सूचना देने के लिए, अथवा विदेशी राजाओं को पत्र भेजने के लिए। हमारा सही उत्तर है भूमिदान के पट्टों और स्वामित्व को स्थायी बनाने के लिए। धातु पर लिखे होने के कारण ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते थे और कानूनी साक्ष्य के रूप में काम करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने पहली बार शीशे की मुद्राओं का बड़े पैमाने पर प्रचलन किया? हमारे ऑप्शंस हैं, सातवाहन, पल्लव, मौर्य अथवा कुषाण। हमारा सही उत्तर है सातवाहन। आर्थिक कारणों और कीमती धातुओं की कमी के कारण सातवाहनों ने शीशे और पोटीन के सिक्के जारी किए। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे कम किस पशु का अंकन मिलता है? लगभग ना के बराबर। हमारे ऑप्शंस हैं, बैल, घोड़ा, एक श्रृंगी पशु अथवा हाथी। हमारा सही उत्तर है घोड़ा। हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, बैल और बाघ सामान्य है, लेकिन घोड़े का अंकन लगभग अनुपस्थित है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।